जय श्री राम। दोस्तों, नवांश की फलित में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसकी जो अलग अलग टेक्निक्स है, कैसे उसको इस्तेमाल करके आप फलित कर सकते हैं, उस पर काफ़ी वीडियो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध भी है, एस्ट्रोलाइज सूत्रस पे। आज भी एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे। आज ऐसे नवांश के बारे में जानेंगे जो ये बताएगा कि आप कितने लकी हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने लक को और बेहतर कर सकते हैं, और किन चीज़ों को अपने से दूर करके क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो आपके भाग्य में अवरोध पैदा कर रही है, आपकी उन्नति को रोक रही है। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। आज जिस नवांश के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, इससे मिलता जुलता एक नवांश होता है 64वां नवांश। इसके बारे में अलग अलग किताबों में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। ये बहुत ही नकारात्मक नवांश माना जाता है। जितना बुरा 64वें नवांश के स्वामी को बताया गया है, उतना ही बेहतरीन होता है ये 73वें नवांश का स्वामी। 73वें नवांश का स्वामी किस प्रकार अच्छे फल देता है, कैसे उसको देखना चाहिए, बिना कैलकुलेशन के कैसे निकाला जा सकता है, ये बहुत ही सरल है, आसानी से आप बता सकते हैं। आज इन्हीं सब बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं। आप सभी को पता होगा कि एक राशि में 9 नवांश होते हैं, इसी वजह से नवंश करके ये शब्द बना। और हमारे पास 12 राशियाँ होती हैं, तो अगर हम 12 को 9 से गुणा करें तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी 108। तो कुल मिलाकर कुंडली में 108 नवांश है और 9 ग्रह हैं। तो उन 108 नवांश में से एक नवांश, केवल एक नवांश, जिसे 73वां नवांश कहा गया है, वो भाग्य का सूचक है, भाग्य का सूक्ष्म सूचक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, बारीकी से देखने के लिए इसका विचार किया जाता है। अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास 9 ग्रह हैं और हमारे पास 108 नवांश है, तो एक नवांश में ग्रह के बैठने की पॉसिबिलिटी 8.33% होती है, यानी कि 9% से भी कम। मोस्टली नवांश खाली ही होते हैं कुंडली में। तो यदि ऐसी स्थिति में कोई ग्रह वहां बैठ गया है आपका 73वें नवांश में, तो डेफिनेटली फॉर श्योर वो आपके भाग्य पर बहुत असर डालेगा। अच्छा, आगे देखते हैं। इसके बारे में जानने के लिए आज इस वीडियो में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहला करेंगे कि 73वें नवांश में बैठा ग्रह, उसका क्या फल होता है, उसको कैसे देखते हैं। और दूसरा होगा 73वें नवांश का स्वामी, कि कौन सा ग्रह है जो 73वें नवांश को ओन करता है। तो इन दोनों के आधार पर देखेंगे। पहले वाला थोड़ा सा ट्रिकी है निकालना, दूसरे वाला तो और भी आसान है। तो पहले मुश्किल वाले से आरंभ करते हैं, जो थोड़ा सा जटिल है समझना, उसको समझने का प्रयास करते हैं। और जब हम इसको समझेंगे, उससे पहले इसका फलित भी बता दूं कि जब हमारे पास ये आ जाएगा 73rd नवांशा, उसमें बैठा ग्रह हमें दिख जाएगा, तो उसका फलित कैसे करना है। तो देखिए, पहले तो ये ध्यान रखिए, अगर आपकी पत्रिका में कोई भी ग्रह 73वें नवांश में बैठा है और वो कुंडली में अच्छे भावों का स्वामी है, तो आपके भाग्य में वृद्धिदायक वो रहेगा। दोबारा कहूंगा, अगर आपके 73वें नवांश में कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो पंचमेश है, नवमेश है, लग्नेश है, केंद्राधिपति है, लग्नेश का मित्र है, तो ये मान के चलिए कि वो ग्रह आपके भाग्य की उन्नति में सहायता करेगा। अगर सूर्य हुआ तो सरकार द्वारा फायदा होगा, अगर शुक्र हुआ तो महिला के द्वारा फायदा होगा, अगर मंगल हुआ तो छोटे भाई बहनों के द्वारा फायदा होगा, करेज के द्वारा फायदा होगा। जो भी उस ग्रह के नैसर्गिक कारकत्व हैं, उनका प्रयोग करके आपको लाभ मिलेगा। और यदि आपके 73वें नवांश में 6, 8, 12 का स्वामी बैठा है कुंडली में और वो लग्नेश का शत्रु भी है, तो उस ग्रह से दूर रहिए। वो आपकी भाग्य वृद्धि में, भाग्य उन्नति में अवरोध पैदा करेगा। जब जब आपका कोई काम बनने लगेगा, वो ग्रह उस काम को रोकने का प्रयास करेगा। तो इन दो बातों को हमने ध्यान रखना है आगे जब हम बात करेंगे 73rd नवांशा की। अब जानते हैं कि इसको देखा कैसे जाता है। देखिए, इसके लिए ज़्यादा कुछ आपको नहीं चाहिए, ना डिग्री चाहिए ना कुछ और। आपको आपके सामने एक लग्न कुंडली चाहिए और एक नवांश कुंडली चाहिए। कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ कर रहे हो कुंडली बनाने के लिए, उसमें ये दोनों चीज़ें दी होती है। क्या क्या? लग्न कुंडली और नवांश कुंडली।
अब करना क्या है, सबसे पहले कुंडली में देखिए कि क्या नवांश कुंडली के लग्न में कोई ग्रह बैठा है। सिंपल है, अपना D9 खोला, नवांश कुंडली खोली और देखा नवांश कुंडली के लग्न में क्या कोई ग्रह है। अगर कोई ग्रह है तो उसको मार्क कर लीजिए, और यदि वही ग्रह आपकी जन्म कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में नवम भाव में बैठा है तो वो ग्रह 73वें नवांश में है। दोबारा समझते हैं। सबसे पहले हमने नवांश कुंडली खोली, उसके लग्न को देखा, लग्न में देखा कि क्या कोई ग्रह बैठा है। अगर बैठा है और वो जन्म कुंडली में 9th हाउस में आ जाता है तो आपकी कुंडली में 73वें नवांश में वो ग्रह है, अन्यथा नहीं। देखिए, कोई किसी ग्रह का 73वें नवांश में बैठने की संभावना अभी हमने कही कि वो 9% से भी कम है। बहुत कम कुंडलियों में, अगर 100 लोगों की कुंडली देखेंगे तो उसमें 8 की कुंडली में वो ग्रह हो सकता है, बाकी 92 की कुंडली में नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये हर एक कुंडली में नहीं मिलने वाला, लेकिन 73वें नवांश का स्वामी ज़रूर बनेगा कोई ना कोई ग्रह। वो कैसे देखते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले इसको समझते हैं। तो बहुत सीधा नियम, नवांश कुंडली में देखें लगन में कौन सा ग्रह है। यदि वो लगन कुंडली में 9th हाउस में बैठ जाता है तो उसे हम कह सकते हैं कि वो 73rd नवांशा में। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये पत्रिका है। सबसे पहले नियम अनुसार हम गए नवांश कुंडली के लग्न पर। अच्छा, मेरे पास कुछ अनुरोध आए थे, आदेश आए थे बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि सर हम में से कुछ लोगों को नेत्र विकार है, कुछ लोगों को कम दिखाई देता है, कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता। तो बोले जब आप एग्जाम्पल चार्ट शेयर करते हैं ना तो हमें थोड़ी सी दुविधा हो जाती है, क्योंकि हम वो समझ नहीं पाते हैं। बाकी सारा कंटेंट समझ में आ रहा होता है बट वहाँ आप हमें दिक्कत आती है। तो आज के बाद हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो ग्रहों की स्थिति है मैं जल्दी से एक बार बोल दूं, जिससे कि वो भी अपने दिमाग में कुंडली बना लें कि ये किस कुंडली के बारे में बात हो रही है। तो जो अभी स्क्रीन पर कुंडली दिखाई जा रही है वो कुंभ लगन की है। दूसरे भाव में चंद्रमा है, चौथे में राहु है, अष्टम में सूर्य और बुध बैठे हैं, नवम में शुक्र शनि है, दशम में केतु है और लाभ भाव में गुरु मंगल है। जब नवांश कुंडली की बात करते हैं तो नवांश कुंडली के लगन में शनि शुक्र है, दूसरा भाव खाली है, तीसरे में मंगल है नवांश कुंडली में, मिथुन राशि में, लगन में शनवांश का। चौथे भाव में गुरु बुध सूर्य है, पंचम में केतु है, नवम में चंद्रमा है और 11वें में राहु है। अब नियम कहता था कि जन्म कुंडली के लगन में देखिए कि नवांश कुंडली के लगन में देखिए कि कोई ग्रह है। तो यहाँ नवांश कुंडली के लगन में शनि और शुक्र बैठे। अब मैंने क्या चेक करना है कि इन दोनों में से क्या कोई ग्रह ऐसा है जो D9 के D1 के जन्म कुंडली के 9th हाउस में हो। तो हमें देखने को मिला कि हाँ, ये दोनों ही ग्रह वहां पर बैठे। अच्छा, अब ये बैठे हैं तो ये 73वें नवांश में तो हो गए, ये तो कंफर्म हो गया। अब जो नियम बताया गया था वो ये था कि अगर वो ग्रह जो 73वें नवांश बैठा है लगन कुंडली में लग्नेश का मित्र है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, तो उस ग्रह से अच्छी अपेक्षाएं कर सकते हैं और वो उन्नति में सहायता देगा। अब जब हम कुंडली में आते हैं तो हमें दिखता है कुंभ लगन की जन्म कुंडली है तो वहाँ पे लग्नेश ही बनता है शनि। तो शनि स्वयं लग्नाधिपति स्वयं 73वें नवांश में है। न केवल इतना, उसके साथ योग कारक शुक्र भी 73वें नवांश में है। कुंभ लगन में शुक्र अच्छा ग्रह माना गया है, आप लोगों को पता होगा। तो इस आधार पर हम ये कहेंगे कि महिलाओं के द्वारा शनि से संबंधित कार्य करके, चाहे वो लोहे का काम हो, चमड़े का काम हो, दूसरों की सेवा हो, लॉ हो, इस तरह के कामों में आपको विशेष लाभ मिलने के योग हैं। अच्छा, एक बात और समझिएगा, जब हम कभी भी कहते हैं ना कि ये व्यक्ति भाग्यवान है या भाग्य को सूचक है, भाग्य को दर्शाता है, तो दिमाग में ये आता है कि बंदा पैसे वाला होगा, राइट। हम नॉर्मली किसी की भी कुंडली में भाग्य की जो स्तर देखते हैं वो उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर डिसाइड करते हैं, जो कि एक बिल्कुल ही गलत तरीका है। सामान्यतः जीवन में आप पाएंगे कि कई बार बहुत अधिक धनवान व्यक्ति के जीवन में भी हम आम लोगों से ज़्यादा परेशानियां होती हैं। इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां होती है कि सिर्फ वो पैसे की वजह से किसी को भाग्यवान कहना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो मेरी बात यदि आप समझें तो भाग्यवान होने का अर्थ ये है कि सारी चीज़ें उचित मात्रा में हो, करियर अच्छा हो, धन अच्छा हो, मतलब सभी चीज़ें एक एक कहते हैं ना कि कंसिस्टेंट ग्रोथ हो, हर एक सेक्टर का फ़ायदा हो रहा हो। तो जब यहाँ पर 73 राम
तो जब यहाँ पर 73वें नवांश में हमें शुक्र और शनि मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के कामों में, महिला से संबंधित, पॉम्प एंड शो से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड कामों में आपको लाभ रहेगा। एक और कुंडली देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं 73वें नवांश को। ये अगली कुंडली है, ये कर्क लगन की है। दूसरे भाव में गुरु शुक्र, तीसरे में सूर्य, चौथे में बुध केतु, पंचम में चंद्रमा और मंगल, नवम में शनि महाराज बैठे हैं और 10वें भाव में राहु है। नवांश कुंडली में वृश्चिक लगन है, लगन में शनि केतु, चौथे में बुध मंगल, सप्तम में गुरु राहु, नवम में चंद्रमा और अष्टम भाव में शुक्र सूर्य की युति है। अब इस स्थिति में वही नियम सिंपल सा है, नवांश कुंडली के लग्न को देखते हैं। यहाँ नवांश कुंडली के लग्न में शनि और केतु है। अब यदि शनि या केतु में से कोई भी ग्रह मेरे D1 के 9th हाउस में बैठ जाता, तो मैं ये समझूंगा कि वो 73वें नवांश में है। यहाँ पर शनि है जो 9th हाउस में है। अब ये तो कंफर्म हो गया कि शनि 73वें नवांश में। शनि इस कुंडली के लिए अच्छा है या बुरा, अब ये निकालना है। कुंडली कर्क लगन की है, कर्क लगन चंद्रमा का होता है। उस कुंडली में अष्टमाधिपति बनता है शनि, सप्तमाधिपति भी बनता है, केंद्र का स्वामी भी बना, लेकिन शनि एक क्रूर ग्रह है और चंद्र शनि की मित्रता के बारे में आप जानते हैं कि कोई विशेष मित्र नहीं है। ऐसी स्थिति में शनि को यहाँ पे अशुभ मानेंगे। अगर आप जातक की चंद्र कुंडली का भी विचार करें, उसका वृश्चिक राशि है, उसके आधार पर भी शनि कोई बहुत बड़ा कारक ग्रह नहीं बना। इस आधार पर हम इस व्यक्ति को शनि से संबंधित कार्य करने से रोकेंगे। अब बात यह आती है, दोनों कुंडलियों में 9th हाउस में शनि था, लेकिन दोनों में अंतर क्यों? तो दोनों में अंतर उनके अकारक होने की वजह से आया। तो यहाँ पर शनि जो जिन जिन चीज़ों को सिग्निफाई करता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, लॉ है, माइनिंग है और कृषि है और प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क है, इन सब से हम उसको मना करेंगे कि इनमें आपको नहीं जाना चाहिए। ये कुंडली है उत्तर प्रदेश की, जैसा कि आप देख रहे हैं, बरेली उत्तर प्रदेश का जन्म है। और ये कुंडली दिखाने का कारण भी यही है कि इस जातक का जो पहला व्यवसाय थे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जुड़े थे, जिसमें इन्होंने बहुत घाटा उठाया और उसके बाद इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन किया। और जब से परिवर्तन किया है तब से इनकी कुंडली पहले से कहीं बेहतर हो गई है, आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो गई है। अब अगर आप इस कुंडली पे ध्यान दें तो दूसरे भाव में गुरु शुक्र की युति थी। गुरु धन का कारक माना जाता है, धन भाव में ही बैठा है और दशम को देख रहा है। दशम का स्वामी मंगल बनता है, जो कि दशम यानी केंद्र त्रिकोण भाव में है, अपनी राशि का है, लग्नेश के साथ है। उसके बाद जो शनि के कार्य पकड़ने की वजह से, शनि के कार्यों में लिप्त होने की वजह से इनको बहुत परेशानी आई। और शनि जिस रिश्तेदारी को रिप्रेजेंट करता है, शनि जिन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, नौकरों को रिप्रेजेंट करता है, उन सब से हमें एक प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, या हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो चीज़ें हमारे भाग्य में अवरोध पैदा ना करें। तो इस तरह आप इसको देख सकते हैं। अब अगली कुंडली के बारे में बात करते हैं। इस कुंडली में देखिए, यहाँ पर लग्न कन्या है, तीसरे भाव में राहु है, छठे में मंगल, गुरु चंद्र सप्तम में, सूर्य अष्टम में, नवम में बुध केतु और 10वें घर में शुक्र और शनि। नवांश कुंडली का मीन लगन है, लगन में ही केतु है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले केतु पे ध्यान दिया। केतु क्योंकि नवांश कुंडली के लग्न में है, तो वो हमें चेक करना है कि जन्म कुंडली में 9th हाउस में है या नहीं। वो नवांश कुंडली में 9th हाउस में बैठा है, इसका अर्थ यह है कि केतु 73वें नवांश में विराजित है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इस केतु को हम शुभ लेंगे या अशुभ। आपको पता होगा, जब केंद्र के स्वामी के साथ त्रिकोण में केतु बैठे या वाइस वर्सा, तो उसे राजयोग कारक माना जाता है। तो यहाँ पर ये केतु बुरा फल देने वाला नहीं है। यहाँ यार इस केस को लेने का कारण क्या था कि राहु केतु के मामले में ना ये दिक्कत आती है कि कुंडली में उसे अच्छा माने या बुरा माने। तो जब आप केतु नवम भाव में बैठा है और नवमेश के साथ नहीं है और जिसके साथ है वो केंद्र का स्वामी है, तो ये केतु यहाँ शुभ माना जाएगा। ऐसी स्थिति में अचानक कार्य, परमार्थ के कार्य, स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत ऊपर लेके जाएगी, गुरु की सेवा आपको बहुत ऊपर लेके जाएगी। ऐसा काम जिसमें विकलांग की मदद की जाती हो, असहायों को सहायता दी जाती हो, अगर आप वो करते हैं तो केतु आपको बहुत अच्छा फल देता है। यही कुंडली के उपाय भी हैं।
समझिएगा कि लोग पूछते हैं कि क्या रेमेडी करें जिससे हमारी स्थिति बदल जाए। तो इस प्रकार की रेमेडी कुंडली के जो ग्रह बैठे हैं उसके सम्मत है, उसके साथ अलाइन होके आती है। तो अगर आप इस तरह की फील्ड को ऑप्ट करेंगे तो केतु विशेष लाभ देगा। केतु ऐसी चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो। कहने का मतलब यह है गुरु मंत्र का पाठ, गुरु की आज्ञा का पालन करना, ये सारी चीज़ें इस कुंडली में इसकी उन्नति में सहायक हो सकती है। जन्म कुंडली में वैसे भी लग्नाधिपति नवम में बैठा है, दशम भाव में पंचमेश नवमेश की युति है जो कि बहुत ही अच्छा योग बना रही है। ऐसे में बस इसे डायरेक्शन चाहिए थी और उसमें हमने जब इसे कहा कि केतु वाले आप रेमेडी कीजिए या केतु से संबंधित जो कार्यक्षेत्र है उसमें आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, उन्नति मिलने की संभावना है, तो वो चीज़ यहाँ पर देखने में भी आई। अब हमने बात कर ली 73वें नवांश में बैठे हुए ग्रह के बारे में। अब जानेंगे कि उसके स्वामी कैसे देखा जाता है। स्वामी देखना और भी आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ नवांश कुंडली का लगन देखना है। नवांश कुंडली का लग्नेश 73वें नवांश का स्वामी होता है। इससे सिंपल में ख्याल से कुछ और हो नहीं सकता। बस आप नवांश कुंडली खोलें और उसमें देखें लग्न का स्वामी कौन है, वो 73वें नवांश का स्वामी होता है। अब कैसे कुंडली में उसका फलित करना है उसको समझते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल चार्ट लेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये कि 73वें नवांश का स्वामी भी यदि जन्म कुंडली में बली हो, समझिएगा 73वें नवांश का स्वामी यदि जन्म कुंडली में बली हो तो व्यक्ति की उन्नति में सहायक होता है, एक। और 73वें नवांश का अधिपति यदि लग्नेश का मित्र हो तो कुंडली को बल मिलता है। दो नियम है, दोबारा बोलूँगा, इस नवांश का स्वामी यदि जन्म कुंडली में बली है तो व्यक्ति की उन्नति में सहायता देगा, और यदि वो लग्नेश का मित्र है, बली कम भी है, बली नहीं भी है, तो भी वो लाभ देता है, जातक की उन्नति में उसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल में होता है। अब ज़रा कुंडली के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये पत्रिका है, ये मेष लगन की पत्रिका है, दूसरे भाव में राहु है, तीसरे भाव में बृहस्पति है, अष्टम में बुध और केतु, नवम में सूर्य, दशम में मंगल शुक्र और लाभ भाव में शनि कुंभ राशि का बैठा है चंद्रमा के साथ। नवांश कुंडली वृश्चिक लगन की है, तीसरे भाव में बुध है, पंचम में शनि राहु मंगल, अष्टम में शुक्र, नवम में सूर्य, 11वें में केतु और 12वें में चंद्र गुरु। अब नियम अनुसार चलते हैं। यहाँ नवांश कुंडली का लग्नेश बना मंगल। सबसे पहले देखिए कि क्या मंगल लग्नेश का मित्र है। फॉर्चुनेटली यहाँ पे तो वही लग्नेश है, वो मंगल का है, और नवांश कुंडली का लग्न भी मंगल का है, तो दोनों तो एक ही ग्रह हुए। अब देखते हैं कि क्या वो बली है। तो जन्म कुंडली में, मैं दोबारा कहूँगा, जन्म कुंडली में देखना है ये, नवांश में नहीं। तो वो मंगल उच्च का होके दशम भाव में विराजित है, दिग्बली है, एक शुभ ग्रह के साथ है। ऐसी स्थिति में 73वें नवांश का स्वामी इस कुंडली में बली भी है और मित्र भी है, तो हम कहेंगे ये कुंडली भी अच्छे भाग्य को रिप्रेजेंट करती है। ये कुंडली है फिल्म एक्टर सलमान खान की। इसी तरह एक और कुंडली का विचार करते हैं और जानते हैं कि इसको कैसे देखना चाहिए। ये कुंडली कन्या लगन की है जो अभी आपके सामने है। इसमें चौथे भाव में चंद्र राहु, पंचम में गुरु मंगल, सप्तम में बुध, अष्टम में सूर्य शुक्र, नवम में शनि, दशम में केतु है। नवांश कुंडली देखेंगे तो कुंभ लगन की पत्रिका है, दूसरे में केतु, चौथे में गुरु, छठे में सूर्य, सप्तम में शनि शुक्र, अष्टम में मंगल राहु, दशम में चंद्रमा और 11वें में बुध है। नियमानुसार लगन पर ध्यान देते हैं। इस कुंडली में नवांश कुंडली का लग्नेश शनि बना। अब कुंडली में देखते हैं कि क्या शनि लग्नेश का मित्र है या शत्रु। तो देखा लग्न कन्या है, कन्या लगन का स्वामी होता है बुध, और बुध शनि को मित्र माना जाता है। इसके अलावा शनि जन्म कुंडली में पंचमेश भी है, षष्ठेश भी है, लेकिन पंचमेश भी है और लग्नेश का मित्र भी है, तो हम इसको शुभ की कैटेगरी में रखेंगे। अब वो शनि बली होना चाहिए जन्म कुंडली में। जब हम जन्म कुंडली पर वापस आते हैं तो हमें नज़र आता है कि शनि नवम भाव में वृषभ राशि में मौजूद है, जो कि एक मित्र की राशि है, उसके मित्र की। नवम भाव अपने आप में एक अच्छा भाव है। उसके बाद उस शनि पर बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, जो कि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। कुल मिलाकर नवांश कुंडली का लग्नेश, या यूँ कहूँ 73वें नवांश का स्वामी जन्म कुंडली में लग्नेश का मित्र होने के साथ साथ बली अवस्था में भी है।
ऐसी स्थिति में हमें ये कहना होगा कि ये जिसकी भी पत्रिका है, भाग्य उसका काफ़ी साथ देगा। ये पत्रिका है मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की। तो आप बहुत आसानी से इस चीज़ को देख सकते हैं कुंडली में कि 73वें नवांश में कौन बैठा है, 73वें नवांश का स्वामी कौन है, किस स्थिति में है, और उसके आधार पे फलित कर सकते हैं। ये आपको बताने का कारण क्या था कि जब हम अलग-अलग नवांश के बारे में बात करते हैं तो 64वें नवांश को बहुत बुरा मानते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया। तो बुरी चीज़ को तो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं कि अरे नेगेटिव है, बुरा हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाएगा। पर उसी मेथड के अनुसार कुंडली में कुछ अच्छे नवांश भी होते हैं, जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, और उसके आधार पर अच्छा फलित भी किया जा सकता है कि इस कुंडली में पॉजिटिविटी कहाँ नज़र आती है। तो ये कारण था आपके साथ इस चीज़ को शेयर करने का। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम। जब कुंडली में ग्रह हो षडाष्टक लेकिन उनमें हो जाए राशि परिवर्तन, तो क्या उसे शुभ ले या अशुभ? इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। ये जानना चाहते हैं कि राहु के साथ यदि एक से ज्यादा ग्रह है तो उसका फलित कैसे होता है, तो नीचे दिए गए वीडियो पे आप क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ।